हेलो एवरीवन, आई एम अरुण तिवारी। वेलकम यू ऑल इन टुडेस वीडियो गाइस। आज का वीडियो 12th स्टैंडर्ड के फ्लेमिंगो बुक के सेकंड पोएम के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं। नाम आप देख सकते हैं, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम एरिया। वेल, एज द नेम ऑफ द पोएम सजेस्ट, काफी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा पोएम के नेम से। ये लॉस्ट स्प्रिंग जो हमने चैप्टर किया, थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, थोड़ा बहुत इन द सेंस थीम अगर आप देखेंगे वहां पर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट या चाइल्ड लेबर था। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, सोशल इनजस्टिस और इनइक्वालिटी ने हमारे देश को कैसे जकड़ के रखा हुआ है। एक तरफ जहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, सिविलाइज्ड सोसाइटी में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, MBA, MCA, MTech, ME ये सब करते हैं, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ना तो छोड़िए, अपने लाइफ को सरवाइव भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। उनकी आंखों में रहे हुए सपने वो एक कह सकते हो रूटलेस ट्री की तरह है, जिसकी कोई जड़ नहीं है और जिसका कोई वजूद नहीं है, और वो स्लम में ही जन्म लेते हैं और स्लम में ही खत्म हो जाते हैं। इस पोएम के थ्रू ऑथर ने, पोएट ने बहुत सुपर्ब कॉन्ट्रास्ट किया है उन लोगों पे जो ये दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े बड़े हैं, हमारे पास ये है वो है, लेकिन जब बात सोसाइटी की आती है तो सब की सब चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। स्टीफन स्पेंडर इसके पोएट हैं, और पोएम में बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी और बहुत कुछ रियलिटी आपको बताई जाएगी। ये ऐसी पोएम नहीं है जहां पे इमिटेशंस एंड इल्यूजन्स पोएट बताए, ये एकदम रियल पोएम है। रियल सीन को इन्होंने यहाँ पर एक पोएम में उतारा हुआ है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण तिवारी। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से मेरे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो मैं आपसे बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सभी वीडियो जो हमारे चैनल पर आए सबसे पहले नोटिफिकेशन बॉक्स में मिले। सो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, स्टांजा वाइज मैं आपको पोएम एक्सप्लेन करता हूँ, देखते हैं क्या है पोएम में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो नाउ फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टांजा। सबसे पहले फर्स्ट स्टांजा से बात करूं तो यहाँ पर लाइफ इन अ स्लम एरिया, जो क्लासरूम है, चाहे आप लाइफ बोलिए या उन बच्चों का क्लासरूम, स्कूल जो है, स्लम एरिया का जो स्कूल है, और एक नॉर्मल मतलब एक वेल फर्निश्ड जो अच्छी बड़ी स्कूलें हैं, उनको भी यहाँ पर कंपेयर किया ऑथर ने। और एक्चुअली इस स्लम एरिया के बच्चों को बताकर उन्होंने बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट किया है शहरी जीवन पे, जहाँ पर शहर में बच्चे रह रहे हैं सिविलाइज्ड सोसाइटी में, जिनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, और एक तरफ वो बच्चे हैं जिनके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है। स्कूल के क्लासरूम पर जो भी पेंटिंग्स और सब बनाई हुई है वो उनके किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि वो उन्हें खाने को नहीं दे रही, वो उनके सपने पूरे नहीं कर सकती। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मेटाफर, सिमिले, सभी कई सारे लिटरेरी डिवाइसेस पोएट ने यहाँ पर यूज किए हैं, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो में आप बने रहिए। फिर से अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला वाला स्टांजा देखते हैं, जो सबसे फर्स्ट स्टांजा है, that starts from far far and goes till other than this. Well, total 4 stanzas are there. I will explain you stanza wise. मैं आपको stanza wise explain करता हूँ, आपको एक ये स्टोरी की तरह बना दूंगा, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। ठीक है, पहला स्टांजा जब हम बात करें तो यहाँ पर सीन ओपन हो रहा है। एक पोएट जो है, एक एलिमेंट्री स्कूल जो कि स्लम एरिया में है, एलिमेंट्री यानी नॉर्मल स्कूल जहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं, 1 to 5, जिसको प्राइमरी भी आप कंसीडर कर सकते हैं। छोटे बच्चे जहां पर पढ़ते हैं, स्लम एरिया के एक स्कूल के बारे में ऑथर ने बताया है, पोएट ने, और उसके बारे में डिस्क्राइब करते हुए ऑथर और पोएट क्या कह रहे हैं आप देखिए। द क्लासरूम्स आर वेरी डर्टी, नो क्लीनलीनेस, कोई साफ सफाई नहीं है, बहुत ही ज्यादा डर्ट फैली हुई है, चारों तरफ धूल मिट्टी भरी पड़ी हुई है और बच्चे वहीं पर बैठे हैं। दूसरा, जो आजकल की नॉर्मल स्कूल्स हैं, आपने नॉर्मल स्कूल्स में देखा होगा, आजकल तो जो है एयर कंडीशनर क्लासरूम्स आ गए हैं, स्मार्ट बोर्ड्स आ गए हैं, टीचर नाउ दिस सेम बोर्ड यू कैन सी दैट नाउ ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड की जब हम यूज कर रहे हैं, मार्कर बोर्ड यूज कर रहे हैं। सो दीज आर द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन द नॉर्मल स्कूल। लेकिन और हाँ, जो फैसिलिटीज होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं, लेकिन इस स्लम एरिया का जो स्कूल है, यहाँ पर कोई फ्रेश एयर नहीं आ रही। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है पोएट ने, गस्टी। गस्टी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विंड, अच्छी हवा, जो एक सी शोर या समुद्र के किनारे से या जनरली स्कूलों में आती है,
स्कूलों का एक्चुअली आप देखेंगे तो बहुत जो स्कूलों की बनावट के बारे में जो रूल्स बनाए गए बीएड में पढ़ाया जाता है टीचर्स को कि स्कूल की बनावट एल शेप या यू शेप में होनी चाहिए, विंडो के क्या शेप होने चाहिए, वो सब रूल्स यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहे हैं. सो दीज चिल्ड्रन आर नॉट गेटिंग दैट फ्रेश एयर एंड लाइट. ओके, एकदम अंधेरा डार्क कुछ भी नहीं, एकदम मतलब यू कैन से दैट दैट इज गिविंग अ फीलिंग ऑफ लाइक समथिंग समबडी हैज डेड, किसी की डेथ हो गई हो, वो ऐसा सीन उन स्कूल के क्लासरूम का आ रहा है. फिर कह रहे हैं कि हियर ही इज कंपेयरिंग द चिल्ड्रन एज अ लेस वैल्यूएबल प्लांट दैट इज वीड्स. साइंस में आपने पढ़ा होगा वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट दैट ग्रोज इन द सॉइल, मतलब क्रॉप के साथ जो अनवांटेड प्लांट्स निकल के आते हैं जिनको हम उखाड़ के फेंक देते हैं. रूटलेस ट्री कहा गया है इन बच्चों को. रूटलेस ट्री का मतलब क्या होता है, वो पेड़ जिनमें रूट नहीं है. रूट नहीं है मतलब जान नहीं है. तो वैसे ये बच्चे भी हैं, इनकी बॉडी में कुछ बचा नहीं है. दे आर जस्ट स्टैंडिंग लाइक दिस, एकदम पतले से हड्डी जैसे खड़े हैं. एंड दे आर लाइक वीड्स, इनकी कोई वैल्यू नहीं है सोसाइटी में. ये हो या ना हो, इनके होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है. फिर ऑथर ने कहा है कि बच्चे जो हैं वो किसी भी तरीके से लग ही नहीं रहे कि बच्चे हैं. दे आर लाइक सो थिन, इतने पतले हैं. दे आर सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, खाने को मिला ही नहीं है पिछले कई महीनों से, और जो मिला भी है वो खाना इतना न्यूट्रिशियस नहीं है. फिर उन्होंने एक लड़की के बारे में कहा, एक बड़ी लड़की जो कि अपना सर झुकाए हुए बैठी है और रो रही है, या आप कह सकते हैं कि बहुत ही सैड है. वो ऐसा इसलिए है, हो सकता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्ची अपने मिस फॉर्च्यून यानी अपने बैड लक पे रो रही हो कि मेरी क्या गलती थी कि जो मैं स्लम एरिया में मेरा जन्म हो गया, या व्हाई आई एम नॉट गेटिंग ऑल दोज रिसोर्सेज दैट अदर पीपल आर गेटिंग. मतलब बाकी लोगों को जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं. खुद को कोस रही है अपने मिस फॉर्च्यून, अपना जो बैड लक है उसको यहाँ पर डिफाइन करते हुए वो एकदम सैड होके अपने सर को लाइक ऐसे ऐसे बैठते हैं ना क्लासेस में, कई बार बच्चे बहुत सैड हो जाते हैं, टीचर ने डांट दिया या मार पड़ गई, जाना मारना तो अब अलाउड ही नहीं है, बट टीचर बोल भी देते हैं, सुना भी देते हैं, तो भी वो बहुत ही नर्वस हो जाते हैं और हेड डाउन कर लेते हैं. वो बच्ची भी हेड डाउन करके बैठी है, लेकिन यहाँ पर उसका रीजन क्या है कि सी इज नाउ यू कैन से दैट कि क्राइंग ऑन हर मिसफॉर्च्यून, अपने मिसफॉर्च्यून जो उसका बैड लक है उस पर वो रो रही है, मिसफॉर्च्यून लाइफ पे. ठीक है. फिर वहां पे एक लड़के की बात कर रहे हैं ऑथर, और उसको कंपेयर कर रहे हैं थिन पेपर. पेपर के जितना पतला होता है वैसा एग्जैजरेशन है, पेपर के जितना तो पतला नहीं होगा, बट उससे कंपेयर करके ये बताया जा रहा है कि उसकी बॉडी जो है इट्स लाइक अ पेपर, इतना पतला है कि उसकी बॉडी में जैसे जान ही नहीं है. ओके, एंड व्हाट इज रिटन दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन. डेफिनेटली हम उसको देख के क्लियरली बता सकते हैं कि वो बच्चा माल न्यूट्रिशन से एकदम पूरी तरह से ग्रसित है और उसकी बॉडी में कुछ जान है नहीं, लाइक थिन पेपर. ओके. फिर वहां पर कंपेयर कर रहे हैं उन बच्चों की आंखों को रैट की आंखों से. अगर आपने चूहे की आंखें देखी है तो चूहे की आंखें जो होती है, आईज होती है, वो थोड़ी बाहर निकली होती है. इन बच्चों की भी आंखें थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, लेकिन वो इसलिए नहीं कि ये चूहे की तरह हैं, वो इसलिए बिकॉज इनको कुछ मिला नहीं है खाने के लिए. लाइक दे आर नॉट गेटिंग एनी न्यूट्रिशियस फूड टू ईट. कितने दिनों से स्लम एरिया में बच्चे रह रहे हैं, मांग के जो मिलता है वो खा लेते हैं. अब वो खाना कब कितने दिनों पुराना बना हुआ है किसी को कोई आइडिया नहीं. तो ऐसा खाना खाकर उनकी आंखें जो है वो ना लाइक रैट, चूहे की तरह बाहर निकल के आ गई हैं. ठीक है. फिर उसके बाद क्या कहा गया, एक लड़के को बताया गया विथ ट्विस्टेड पेयर, जिसके पैर ऐसे रहते हैं, रिकेट्स. आपने साइंस में पढ़ा होगा, रिकेट्स एक बीमारी है जहां पर माल न्यूट्रिशियस फूड ना मिलने की वजह से, क्योंकि पेरेंट को नहीं मिलता, लाइक प्रेग्नेंट मदर को नहीं मिल पाता, तो वो रोग जो है, बिकॉज व्हेन द लेडी इज प्रेग्नेंट इफ शी इज नॉट गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड, तो उससे उसके बच्चे को इफेक्ट पड़ता है, और बच्चे का जो जन्म होता है वो लाइक उसकी बॉडी में वो कह सकते पावर नहीं आता. एंड दैट चाइल्ड was also like that. वो बच्चा भी वैसा ही था, उसकी बॉडी रिकेट्स लाइक ट्विस्टेड थी, पैर ट्विस्टेड थे, और वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ हिज पेरेंट. उसके पेरेंट्स की वजह से वो समस्या उसे झेलनी
पढ़ रही है, बैठा हुआ है और क्लास में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसे रिसाइट कर रहा है। एक्चुअली वो रिसाइट क्या कर रहा है, वो भी अपने आप को कोस ही रहा है कि जहां पर उसकी गलती नहीं भी थी, उसके पेरेंट्स की गलती उसे भुगतनी पड़ रही है। ठीक है, फिर ऑल ऑफ सडन इतना आप कंपेयर जो उन्होंने ऑथर ने किया, और लास्ट में एक बच्चे को दिखाते हैं जो कि पीछे बैठा हुआ काफी स्माइली फेस के साथ, चार्मिंग फेस के साथ, एक्साइटिंग और बहुत सारे सपने लिए बैठा हुआ है। वो इस गंदी दुनिया से या इस कह सकते हो कचरे से निकलना चाहता है और अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहता है और इन सबको एक सबक सिखाना चाहता है कि हम यहाँ पर जन्म जरूर लिए बट यहाँ पर मरना ये हमारा लक नहीं हो सकता। सो वो एक बच्चा ऐसा है जो इन बाकी सब पे कॉन्ट्रास्ट, आप देखिए पहले एक बड़ी लड़की जो हेड डाउन करके बैठी हुई है, फिर एक लड़का जो थिन पेपर जैसा दिख रहा है, उनकी आंखें रेड्स की तरह निकली हुई है, फिर एक बच्चा जो इसके ट्विस्टेड पेयर ऑफ मींस पैर हैं, लेग्स हैं, तो वो रिकेट से सफर कर रहा है। एंड फाइनली एक ऐसा भी बच्चा है जो कि पीछे बैठा हुआ है और एंजॉय कर रहा है स्टडी को। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में बहुत सारे सपने हैं, ही इज कैरिंग अ लॉट ऑफ ड्रीम्स जो उसे कंप्लीट करने हैं और एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है और इस पॉवर्टी एंड स्लम से निकलना है। सो ये था फर्स्ट स्टांजा। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ डू द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन लुक लाइक, बच्चों के फेसेस कैसे दिख रहे हैं। सो लाइक उनके फेसेस पेल हैं, पेल मतलब इन द सेंस आंखों, मतलब चेहरे पे कोई एक्साइटमेंट या लाइटन अप नहीं है। जनरली पेल वर्ड उनके लिए यूज होता है जो बहुत एजेड हो जाते हैं, पूरे चेहरे पर जब झुर्रियां निकल आती है ना, तो वैसे इन बच्चों के भी फेस हैं, क्योंकि इनके फेस पे कोई लाइट, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। ओके, सो दिस इज फर्स्ट स्टांजा। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द सेकंड स्टांजा। So now friends, let's start with second stanza. In the second stanza, poet has described the environment of the classroom. Classroom के environment के बारे में बताया। पहले stanza start होता है on sour cream to end होता है star of world. Where poet यहाँ कहते हैं कि इस स्कूल की क्रीमी वॉल्स पे, जो कि थोड़ी डस्टी है, बट इस क्रीमी वॉल्स पे बहुत सारे आर्टिकल्स, इमेजेस, मैप्स, the image of different valleys, flowers, in fact bell, सब लगा हुआ है। लेकिन इन सब का रिलेशन इन बच्चों की लाइफ से कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सब इनकी लाइफ कभी भी बदल नहीं सकते हैं। मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले पोएट क्या कह रहे हैं, वॉल्स ऑफ दिस क्लासरूम्स आर पेंटेड एंड डेकोरेटेड विद द डोनेशंस। मतलब इस एलिमेंट्री स्कूल को बनाने के लिए जो डोनेशंस मिले हैं या लोगों ने पैसे दिए हैं या पैसे के अलावा कुछ गिफ्ट्स दिए हैं, उस गिफ्ट से इस वॉल्स को पूरी तरह से सजाया तो गया है, बट वो किसी काम का नहीं है। वहां पे इमेज ऑफ शेक्सपियर भी दिया हुआ है, शेक्सपियर की भी इमेज लगाई हुई है। एक्चुअली इस पोएम में पोएट ने शेक्सपियर की इमेज को भी बहुत नेगेटिवली बताया हुआ है, जिसका मतलब कि शेक्सपियर एक वेल सोशलाइज्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी को बता रहे हैं, जिसका रिलेशन कहीं पर भी इन बच्चों की लाइफ से नहीं है। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं कि बहुत सारी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स लगी पड़ी हुई हैं, बट ये कहीं से भी इन बच्चों के काम की नहीं है। कहा है पोएट ने कि वैल्यू जो है वो सिटीज में जो रहने वाले हाई राइज बिल्डिंग्स में, सिविलाइज्ड सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं, उनको वैल्यू दी जाती है, ना कि इन स्लम एरिया के लोगों को या बच्चों को। फिर कह रहे हैं ऑथर कि वहां पर एक बहुत अच्छी और कह सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग लगी है, वैली ऑफ फ्लावर्स की, मतलब पूरी वैली, फ्लावर्स की वैली है, उनकी इमेज लगी हुई है। बट वो वैली ऑफ फ्लावर बहुत अच्छी लगती है उन लोगों के लिए जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। इन बच्चों के लिए उन सब का कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि इनकी लाइफ में कहीं वैली ऑफ फ्लावर जैसा सीन बन ही नहीं रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, म्यूजिक के लिए वहां पर एक बेल भी है, जिससे मतलब आप इंजॉय कर सके बच्चे, बट अगेन दे ऑल आर ऑफ नो यूज टू दीज किड्स, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर not going to change these children's life। ये सारी चीजें इन बच्चों का जीवन नहीं बदल सकती। फिर ऑथर ने, पोएट ने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है, वहां पर एक मैप भी लगा हुआ है।
और मैप को लेके ऑथर ने कॉन्ट्रास्ट किया है, पोएट ने क्या कह रहे हैं कि मैप इज अ सिंबल ऑफ डिक्टेटरशिप। मैप तो वो लोग बनाते हैं जो डिक्टेट करते हैं, जो रूल करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इतना एरिया मेरा है, ये एरिया मेरा है, आने वाले टाइम में मैं ये एरिया भी कैप्चर करूंगा, ये टेरिटरी भी मेरी ही होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने हिटलर का एग्जाम्पल दिया कि उसने जो एरिया चाहा वो एरिया बनाया, यानी मैप को उसने अपने हिसाब से डिजाइन कर दिया। सो जो मैप्स लगे पड़े हुए हैं वॉल्स पे, ये मैप्स डिक्टेटरशिप की निशानी है, मतलब ये उन लोगों की निशानी है जो रूल करते हैं। इन बच्चों का इस मैप से कोई रिलेशन है ही नहीं। उसके बाद कह रहे हैं इन बच्चों के लिए तो लाइफ को सरवाइव कर पाना, यानी ये आगे चल के लॉन्ग लाइफ जी पाएंगे, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। लाइक देयर लाइफ इज फुल्ली अनसर्टन, लाइक द अनसर्टेनिटी ऑफ देयर लाइफ इज ऑलवेज देयर इन देयर माइंड। उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन बन रहा है कि हमारी लाइफ कैसे चलेगी। तो ये इमेजेस, ये बेल, ये वैली ऑफ फ्लावर्स, ये शेक्सपियर की फोटो, ये सबका इनसे कोई लेना देना है ही नहीं। और लास्ट में कह रहे हैं कि इनकी अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग टू देयर फ्यूचर। ऑल्सो दे आर सेइंग दैट दिस वर्ल्ड इज डिफरेंट, मतलब फॉर दीज किड्स हु आर लिविंग इन द स्लम एरिया, ये फ्रेश एयर, ये रिवर, ये फॉरेस्ट, ये कह सकते हो वैली, ये फ्लावर्स, ये गुड लाइफ, ये इनके कहीं भी कह सकते हो लाइफ के पोर्शन में आती ही नहीं है, कहीं पर भी ये है ही नहीं। सो ये ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैड in second stanza. अब I hope guys you must have understood the poem, आपको समझ में आया होगा। कोई भी स्टांजा आपको समझ में नहीं आया है तो I do request you to write me in the comment section, और you can also write me on Instagram पे आप लिख सकते हैं, Facebook पे मुझे टैग करिए, वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और नंबर इज ऑल्सो विजिबल ओवर हियर, यहाँ पर आपको नंबर दिखेगा, इस नंबर पर भी आप व्हाट्सएप करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी के क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई रखिए, दोस्तों में मित्रता बनाए रखिए, एंड कुछ कर सकते हैं तो एक काम करिए, घरों में बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।